हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम व्हाइट बोर्ड पे ट्राई करेंगे। ओके, लास्ट क्लास में हमने एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बारे में समझा था, राइट। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पर डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इजी भी है। वो है अल्फा, बीटा एंड गामा एमिशन, और उसके अलावा हम IIT JEE के सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉजिट्रॉन एमिशन और इलेक्ट्रॉन कैप्चर को भी कवर करेंगे। ओके, तो अब इसमें हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। एक, किसका हम इमिशन कर रहे हैं, इफेक्ट क्या आएगा, उसकी जनरल कंडीशन क्या होती है, प्रोसेस का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, राइट। और अगर कोई एग्जांपल अपन कंसीडर करना चाहें। ओके, अब देखिए, आप आराम से टेबल बना लें। फर्स्ट पॉइंट, इमिशन ऑफ, जिस पार्टिकल का इमिशन की बात करेंगे। कंडीशन, कब इसका इमिशन होता है, यूजुअल जनरल कंडीशन। इफेक्ट, इस पार्टिकल के इमिशन से क्या इफेक्ट आता है, प्रोसेस रिप्रेजेंटेशन एग्जांपल। तो ये एक तरीके से टेबल बना लें हम। तो फर्स्ट हम कवर करेंगे अल्फा एमिशन। ओके, तो फर्स्ट अल्फा एमिशन, अल्फा एमिशन। ओके, आपको मालूम है इसको हम 4He2 से न्यूक्लियर रिएक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी जनरल कंडीशन है, यूजुअल कंडीशन, कि एटॉमिक नंबर Z शुड बी ग्रेटर देन 83। हमेशा ध्यान रखें, अल्फा इमिशन हैवी न्यूक्लियर की प्रॉपर्टी है। ये किसी भी लाइट न्यूक्लियर में से इमिट नहीं होता है। एटॉमिक नंबर Z 83 से ज्यादा होना चाहिए। 83 पर कौन आता है, बिस्मथ। उससे नीचे जो भी लाइट एलिमेंट है, लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, इनमें से अल्फा इमिशन नहीं होता है। ओके, इफेक्ट, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के रेशियो को यहां पर हम N/P रेशियो बोलते हैं। ओके, तो N/P रेशियो इंक्रीजेज ड्यू टू इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। मीन्स अल्फा पार्टिकल का जब इमिशन होगा तो N/P का रेशियो इंक्रीज होता है। ओके, प्रोसेस रिप्रेजेंटेशन, जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कोई एलिमेंट X है, Z इसका एटॉमिक नंबर है, A इसका मास नंबर है, तो इसका मास नंबर 4 डिक्रीज होता है एंड एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2। ओके, ये कोई नया न्यूक्लियर बनेगा, सपोज X' प्लस अल्फा पार्टिकल का इमिशन हो जाएगा 4He2। ओके, जैसे यूरेनियम फॉर एग्जांपल 90 to 238 कन्वर्ट होता है थोरियम 90 to 234 प्लस 4He2 में। ओके, तो हमेशा जो आपको ध्यान रखना है कि वो अल्फा इमिशन हैवी न्यूक्लियर की प्रॉपर्टी है, और अल्फा के इमिट होने के बाद जो नया न्यूक्लियर बनेगा, जैसे यहां थोरियम बन रहा है, तो इसके अंदर N/P का रेशियो यूरेनियम के अंदर जो N/P का रेशियो होगा उससे ज्यादा होगा। किसमें, थोरियम में। तो इसको बोलते हैं N/P रेशियो इंक्रीजेज इन अल्फा इमिशन प्रोसेस। ओके, क्या ऐसा बोले कि अल्फा का इमिशन होगा तो जो नया न्यूक्लियर बनेगा उसके अंदर N/P का रेशियो ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट इज बीटा इमिशन। बीटा इमिशन, बीटा इमिशन, कुछ ऑथर इसको बीटा के ऊपर माइनस भी लगा देते हैं। बीटा इमिशन में 0E-1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो कंडीशन है, जो जनरल कंडीशन है या यूजुअल कंडीशन बोलते हैं हम, इफ N/P रेशियो इज हाई। आराम से लिख लें आप, ये मैं आपको समझाऊंगा कि N/P रेशियो हाई या लो का मीनिंग क्या होता है। ओके, अभी आप लिख लें कि बीटा इमिशन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, 0E-1 से। इसका इमिशन कब होता है, जब N/P का रेशियो हाई होता है। ओके, इफेक्ट, बीटा के इमिशन से N/P का जो रेशियो है, N/P रेशियो डिक्रीजेज। मीन्स व्हेन बीटा इमिशन टेक्स प्लेस, N/P रेशियो इज डिक्रीज। इसमें कोई भी न्यूक्लियर है या कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर Y है, Z एटॉमिक नंबर, A मास नंबर, तो बीटा इमिशन से मास नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, तो इसमें एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो न्यू एलिमेंट जो भी है, सपोज करिए Y' है या उसकी न्यूक्लियर है,
तो Z + 1 Y' बन रहा है, राइट, और बीटा एमिशन होगा 0 E - 1, ठीक है। तो ये आप अभी प्रोसेस का रिप्रेजेंटेशन है। और बीटा एमिशन का जब मैं अभी एग्जांपल भी लूंगा कि सर बीटा एमिशन बहुत सारे एलिमेंट्स के रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स में से होता है, 3H1 है, 24Na11 है, इस तरीके से बात करेंगे, 14C6 है। तो ये भी आप आराम से इसको लिख लें, ठीक है। ओके, अब देखिए N/P रेशियो हाई का मीनिंग क्या होता है। N/P रेशियो हाई का मतलब होता है कि जो एलिमेंट है, आप कोई भी एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं तो हर एलिमेंट कुछ आइसोटोप्स हैं, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 1H1, 2H1 एंड 3H1, ठीक है। तो हर एलिमेंट के कुछ आइसोटोप्स हैं, उनमें से कुछ रेडियो एक्टिव हैं और कुछ स्टेबल हैं, ओके। तो हम N/P रेशियो जब हाई का डिस्कशन करते हैं तो ये किसी भी एलिमेंट के स्टेबल आइसोटोप से कंपेयर करके डिसाइड होता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, 1H1, 1H1 और 2H1, ये आपने नाम सुना हुआ है, तो ये स्टेबल आइसोटोप है, ओके, स्टेबल आइसोटोप्स हाइड्रोजन के हैं, ठीक है। और 3H1 ये रेडियो एक्टिव है, मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, ओके। 3H1 तो हम स्टेबल में देखते हैं N/P का रेशियो, तो जैसे 1H1 तो एक ऐसा स्पेशल केस है जहां पर आपका न्यूट्रॉन ही नहीं है। बाकी 2H1 में देखेंगे तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1:1 है, इसमें N/P का रेशियो हाई माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्टेबल है 2H1, इसमें आप देखिए न्यूट्रॉन कितना है 1, प्रोटॉन कितना है 1, तो इसमें N/P का रेशियो है 1:1, ओके। तो ये स्टेबल आइसोटोप में हम देख रहे हैं। अब 3H1 को अगर आप देखेंगे तो 3H1 के अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं 2, प्रोटॉन इज जस्ट 1, सो N/P रेशियो इज 2:1, ओके। तो इसको हम बोलते हैं हाई N/P रेशियो, राइट, ये हाई N/P का रेशियो है। मैं अभी और एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, ठीक है। तो जैसे और देखिए आप 23Na11 मेरा ये आइसोटोप है, ये इसमें N/P की रेशियो कितना है 12:11। सोडियम समझते हैं ना आप, तो N/P का रेशियो इसमें कितना है 12:1। ये स्टेबल है, फॉर ए काइंड इंफॉर्मेशन, ये सोडियम का स्टेबल आइसोटोप है, ओके। अब इसमें कंपेयर कर रहे हैं तो एक 24Na11, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ओके। ये रेडियो एक्टिव है और साथ में 22Na11 भी रेडियो एक्टिव है। 22Na11 इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव। तो सोडियम के दो आइसोटोप जो रेडियो एक्टिव है वो है 24Na11 एंड 22Na11, ओके। और इंफॉर्मेशन के तौर पर बता रहा हूं 23Na11 स्टेबल आइसोटोप है, तो इसमें N/P का रेशियो क्या है 12:11, ठीक है। तो हाई N/P रेशियो का मतलब और लो N/P का रेशियो का मतलब हमेशा कंपैरिजन होता है स्टेबल आइसोटोप से। जैसे आप देखिए यहां पर कि 24Na जो 11 है, इसके अंदर N/P का रेशियो कितना हो गया 13:11। अब आप ये देखिए स्टेबल के कंपैरिजन में, स्टेबल में कितना है 12:11 और यहां रेशियो क्या हो गया 13/11 मीन्स 13:11। तो ये हाई N/P का रेशियो कहलाएगा, हाई N/P रेशियो, ओके। ये हाई N/P का रेशियो है। तो ऐसे आइसोटोप्स जिनमें अपने स्टेबल आइसोटोप के कंपैरिजन में न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो ज्यादा होता है, उनमें से बीटा पार्टिकल का इमिशन होता है। मींस बीटा इमिशन टेक्स प्लेस व्हेन N/P रेशियो इज हाई। तो आई होप सो कि आपको हाई का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो इसके बेसिस पर मैं बोल सकता हूं कि 24Na11 इज बीटा इमिटर, ओके। और एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए, अब देखिए एग्जांपल
24Na11, वैसे जब बीटा का इमिशन होगा तो एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज होगा, तो ये होगा 12Mg24 प्लस बीटा इमिशन होगा। ओके, और उसके अलावा और एग्जांपल लेना चाहें आप तो जैसे 14C6, ठीक है, 14C6 में N/P का रेशो है 8/6, आराम से देख लें, और ये कन्वर्ट होता है 14N7 में प्लस 0e-1 मीन्स बीटा पार्टिकल में। ओके, अब आप 1 बाय 1 कुछ पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। यहां आप आराम से N/P का रेशो देखिए, ये है एग्जैक्टली 7/7। ओके, तो आपको स्टेबल का मीनिंग समझ में आ गया होगा। मैं फिर फर्दर बोल देता हूं, कार्बन के स्टेबल आइसोटोप से कंपैरिजन होगा। जैसे देखिए आप 12C6, ये एक स्टेबल आइसोटोप है, तो इसमें N/P का रेशियो कितना हो गया बच्चों? 6/6। फाइन, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में जो 14C6 है, ये क्या है? रेडियो एक्टिव। मैंने आपको पहले ही बताया कि रेडियो एक्टिव है, तो इसमें N/P का रेशियो कितना है? 8/6। तो ये 8/6 किससे कंपैरिजन हो रहा है? स्टेबल आइसोटोप से। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाई N/P रेशियो। ओके, तो ये हाई N/P का रेशियो माना जाता है, कितना? 8/6। ओके, तो आपको पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि बीटा एमिशन जब होता है तो उसकी जनरल कंडीशन क्या है? इफ N/P रेशियो इज हाई। और उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट समझना है कि व्हाट डू मीन बाय N/P रेशियो इज डिक्रीज और डिक्रीजेज। तो इसको आप अब आराम से यहां पर देखें, मैं इसको इरेज कर दूं। अब देखिए आप, N/P रेशियो इज हाई, ये किससे मालूम चला? 14C6 जो कि रेडियो एक्टिव है, उसका कंपैरिजन उसके स्टेबल आइसोटोप से हुआ, उसमें N/P का रेशियो क्या था? 6/6। ओके, तो यहां हाई N/P का रेशियो का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब आफ्टर इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, न्यू न्यूक्लियर फॉर्म्ड इज 14N7, N/P ratio in this 14N7 is 7/7 means 7/7। So अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपको दिखेगा कि इसमें यहां पर N/P का रेशियो क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है, राइट? तो N/P का रेशियो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। आराम से देखिए, ये 8/6 है, क्या हो गया? 7/7। और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ध्यान देखें आप, 14C6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 6। फाइन, in 14N7 number of neutrons are 7 and protons are also 7. So very interesting, आप देखिए प्रोटॉन एक इंक्रीज हुआ है और न्यूट्रॉन एक कम हुआ है। आराम से देख लें आप, तो न्यूट्रॉन एक कम हुआ है, प्रोटॉन एक इंक्रीज हुआ है। तो यही हमें मालूम होना चाहिए कि बीटा एमिशन के केस में न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि 1 न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू 1 प्रोटॉन प्लस बीटा पार्टिकल, 0e-1 मीन्स इलेक्ट्रॉन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको याद होना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इन बीटा एमिशन व्हाट हैपेंड, तो आप बोलेंगे 1 न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू 1 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इमिटेड from nucleus, emitted from nucleus। okay, तो ये प्रोसेस आप ध्यान रखें कि 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रोड्यूस होता है, इसी का नाम है बीटा पार्टिकल। तो ये इमिट होकर न्यूक्लियस से बाहर आता है। ओके, ठीक है, तो ये है हमारा बीटा इमिशन। नेक्स्ट पार्ट इज गामा इमिशन। ओके, इमिशन ऑफ, देखिए गामा जब इमिशन होता है तो इसकी जो यूजुअल कंडीशन है वो है इफ एनर्जी लेवल ऑफ न्यूक्लियस इज हाई। और गामा इमिशन से क्या इफेक्ट आता है? न्यूक्लियस की एनर्जी का लेवल डाउन हो जाता है, एनर्जी लेवल ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीजेज। ओके, इस प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एलिमेंट X है,
Z इसका एटॉमिक नंबर है, A इसका मास नंबर है, इसमें M वर्ड लगाते हैं हम A के बाद में, राइट। M का मतलब होता है मेटास्टेबल, आप आराम से लिख लें, मेटास्टेबल, ठीक है। तो ये जैसे ही इसमें से गामा का इमिशन होगा, इसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, केवल एनर्जी का लॉस हुआ और न्यूक्लियस की एनर्जी का लेवल डाउन हो जाता है। मींस यहां है हाई एनर्जी लेवल ऑफ न्यूक्लियस और यहां रिलेटिवली लो एनर्जी लेवल ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा। ये जो लो वर्ड हम लिख रहे हैं वो बस केवल इसके कंपैरिजन में है, दैट्स ऑल। और इसका एग्जांपल भी हम कंसीडर कर लेंगे। तो जब गामा का इमिशन होगा तो एटॉमिक और मास नंबर पर इफेक्ट नहीं आता है, ओके। केवल एनर्जी का लॉस हुआ और उससे हमने जब प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया है तो एम वर्ड जो है, एम का मतलब क्या है, मेटास्टेबल, तो हमने उस वर्ड को यहां से रिमूव कर दिया। इसका मतलब है अब ये जो एनर्जी का लेवल न्यूक्लियस का था जिसको हम हाई क्लेम कर रहे हैं, इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है कि एक्चुअल में न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट न्यूक्लियॉन्स हैं, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन हैं, ये एक्चुअल में एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। तो ये एक्साइटेड स्टेट से जब नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं लो एनर्जी लेवल ऑफ न्यूक्लियस। ये लो वर्ड इसके कंपैरिजन में, अदरवाइज ये एनर्जी का लेवल जो अब आप इसमें मेंशन कर रहे हैं, इसका मतलब है न्यूक्लियॉन्स अब आपके एक्साइटेड स्टेट में नहीं है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट न्यूट्रॉन प्रोटॉन अब नॉर्मल कंडीशन में है, ओके। और एग्जांपल कंसीडर करते हैं इसमें एक। अब देखिए इसमें एग्जांपल TC4399M converting into 99 TC43 plus gamma, ओके। तो इसमें भी देखिए TC19M, M फॉर मेटास्टेबल, जैसा मैंने आपको बताया, गामा का एमिशन होगा और ये 99 TC43 में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो गामा के एमिशन से जो ये पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस हैं जो आपको दिख रहे हैं, जो बने हैं, ये जो डॉटर न्यूक्लियस बना है, इन दोनों के बीच में केवल एनर्जी के लेवल का डिफरेंस है कि न्यूक्लियस की एनर्जी का लेवल अलग है। TC4399M गामा एमिशन से किस में कन्वर्ट हो रहा है, TC4399 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो M का मतलब मेटास्टेबल, वो हमने वर्ड यहां से रिमूव कर दिया है, ओके। तो ये हाई एनर्जी जो लेवल था उसमें से गामा का एमिशन हुआ और नॉर्मल स्टेट में आ गए। अब इसके बाद अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो ये जो केस हमने कंसीडर किया इसमें ऑल्दो बोथ आर रेडियो एक्टिव, ये भी रेडियो एक्टिव है और ये भी रेडियो एक्टिव है, लेकिन इन दोनों की एनर्जी का लेवल अलग अलग होता है। उसकी वजह से इन दोनों जो आप आइसोटोप देख रहे हैं टीसी के, उनमें हाफ लाइफ का डिफरेंस आता है। मींस यहां जो आप देख रहे हैं एनर्जी का लेवल, जैसे हमने बोला हाई लिख रहे हैं, और ये टीसी जो बनेगा उसकी एनर्जी का लेवल रिलेटिवली लो होगा। तो ये दोनों ही रेडियो एक्टिव हैं, लेकिन इन दोनों की एनर्जी का लेवल अलग होने की वजह से इन दोनों की हाफ लाइफ अलग होती है। तो इनको बोलते हैं न्यूक्लियर आइसोमर्स, डिफरेंट हाफ लाइफ। ठीक है, ये अपने नॉलेज के लिए एक वर्ड है, न्यूक्लियर आइसोमर्स मींस जिनके एटॉमिक और मास नंबर सेम होते हैं, लेकिन केवल एनर्जी का लेवल का डिफरेंस है। इसमें न्यूक्लियॉन्स की एनर्जी का लेवल हाई है, इसमें रिलेटिवली लो है। इसमें एनर्जी का लेवल रिलेटिवली हाई है एज कंपेयर टू दिस। ऑल्दो गामा एमिशन के बाद भी TC4399M रेडियो एक्टिव है, लेकिन इन दोनों की एनर्जी का लेवल अलग अलग होने की वजह से इनका डिके होने का जो रेट है वो अलग अलग होता है। मींस बोथ हैव डिफरेंट हाफ लाइफ्स, सो दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियर आइसोमर्स, ओके। गामा एमिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि इसके एमिशन से एटॉमिक और मास नंबर दोनों पर इफेक्ट नहीं आता है। तो हम जो नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं या आईआईटी में जो प्रॉब्लम्स आए हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स इमिटेड, उस तरह का प्रॉब्लम इस पर नहीं बन पाता है, क्योंकि ये मास और एटॉमिक नंबर को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो ये है हमारा गामा इमिशन, ओके। अब देखिए नेक्स्ट इमिशन है पॉजिट्रॉन इमिशन, और साथ में एक प्रोसेस और इलेक्ट्रॉन कैप्चर।
दोनों में जनरल कंडीशन या यूजुअल कंडीशन सेम है। इफ n/p रेशियो इज लो देन पॉजिट्रॉन इमिशन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस दोनों हो सकते हैं। दोनों में से कौन सा होगा ये हम जनरल थ्योरी के बेसिस पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। मींस बोथ प्रोसेस टेक्स प्लेस व्हेन n/p रेशियो इज लो। ओके, तो n/p का रेशियो जब लो होता है तो पॉजिट्रॉन इमिशन या इलेक्ट्रॉन कैप्चर में से एक प्रोसेस होता है। ओके, और इसके होने से क्या होता है n/p का रेशियो इंक्रीज होता है। ओके, मींस n/p रेशियो इज इंक्रीज इन केस ऑफ पॉजिट्रॉन इमिशन और इलेक्ट्रॉन कैप्चर। फाइन, हम इन दोनों को 1 by 1 कवर करेंगे। आप इन दोनों के बीच में लिखते समय गैप रखिएगा क्योंकि पहले हम पॉजिट्रॉन इमिशन कवर करेंगे देन उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर कवर करेंगे। अभी हमने दोनों की जनरल कंडीशन लिख ली है, सेम है, इफेक्ट भी सेम है। ओके, प्रोसेस रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस आएगा, देखिए आराम से। पॉजिट्रॉन इमिशन में जब नया न्यूक्लियस बनेगा तो उसका एटॉमिक नंबर 1 डिक्रीज हो जाता है। ध्यान रखें, बीटा इमिशन में एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1, यहां पर एटॉमिक नंबर 1 डिक्रीज हो जाता है। ओके, और ये पॉजिट्रॉन का इमिशन होगा। फाइन, इसमें अगर हम कोई एग्जांपल कंसीडर करना चाहें तो मैंने जैसा आपको पहले समझाया था कि लो n/p का रेशियो अगर हम कंसीडर करें तो इसका मीनिंग क्या है, ये किसी एलिमेंट के स्टेबल आइसोटोप से कंपैरिजन होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 23Na11 का, 23Na11 एक स्टेबल आइसोटोप है। तो इस स्टेबल आइसोटोप में n/p का रेशियो कितना है 12:11। ठीक है, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं 12, प्रोटॉन कितने हैं इसमें 11। ओके, इसके कंपैरिजन में 22Na11, अब आप आराम से देखिए ये रेडियो एक्टिव है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है मेरा। इसमें n/p का रेशियो क्या है 11:11, और मैं आपको बोल रहा हूं क्या कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। तो इसका मतलब इसके कंपैरिजन में, स्टेबल के कंपैरिजन में इसमें न्यूट्रॉन कम है, मींस न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो इसमें कम है। तो ये मीनिंग होता है इफ n/p रेशियो इज लो। तो आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। एंड n/p रेशियो इंक्रीजेज, ये कब होगा जब बीटा का इमिशन होगा और उससे नया न्यूक्लियस फॉर्म होगा। तो अब देखिए आप, तो आपको समझ में आना चाहिए कि 22Na11 कन्वर्ट होगा किसमें, एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाएगा, तो 10Ne22 प्लस पॉजिट्रॉन। ओके, तो n/p रेशियो इंक्रीजेज, ये आपको बोर्ड पे दिखेगा। n/p का रेशियो कितना है 11/11। ओके, अब इसमें देखिए न्यू फॉर्म न्यूक्लियस में n/p रेशियो इज 12/10। तो आपको समझ में आना चाहिए कि n/p रेशियो इंक्रीजेज ड्यू टू पॉजिट्रॉन इमिशन। फाइन, तो ये जो पेरेंट न्यूक्लियस है उसके कंपैरिजन में देखा था उसके डॉटर न्यूक्लियस में जो उससे प्रोड्यूस होता है कि उसमें n/p का रेशियो कितना है। तो यहां पर n/p का रेशियो इंक्रीज होता है। ओके, तो आप आराम से देख लें। तो पहले आपको मैंने बीटा इमिशन केस में समझाया था कि हमेशा n/p का रेशियो लो और हाई की जो कंडीशन होती हैं, इसका मीनिंग होता है कि आपको किसी एलिमेंट के स्टेबल आइसोटोप को उसके रेडियो एक्टिव के साथ में कंपेयर करना है। राइट, तो यहां अब आपको समझ में आ गया होगा। और इससे आपको यह भी समझ में आएगा कि मेरा जो 24Na11 आइसोटोप है उसमें n/p का रेशियो हाई होता है, वो रेडियो एक्टिव है, तो वो फिर क्या होगा बीटा इमीटर होगा। और ये 22Na11 क्या होगा, यहां आराम से देखिए पॉजिट्रॉन इमीटर। ठीक है, तो इस केस में पॉजिट्रॉन इमिशन होता है। So 22Na11 इज पॉजिट्रॉन इमीटर। ओके, आराम से देख लें। अब इस केस में आप ये देखिए कि प्रोटॉन एक कम हुआ है और न्यूट्रॉन एक इंक्रीज हुआ है, बीटा इमिशन से उल्टा हो रहा है एक तरीके से। राइट, तो यहां पर इस प्रोसेस में आराम से देखिए, तो इस केस में देखिए 1 प्रोटॉन
is converted into one neutron plus positron. ओके, तो इस प्रोसेस को भी आप याद रखें कि इन पॉजिट्रॉन इमिशन प्रोसेस वन प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू वन न्यूट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन. ध्यान रखें, न्यूक्लियर रिएक्शंस में केवल मास बैलेंस नहीं लगता है, इसमें मास प्लस एनर्जी बैलेंस लगता है. तो लेफ्ट राइट किसी का भी मास ज्यादा हो सकता है इसमें. ओके, तो ये केस आपने देख लिया, तो इसको आप लिख लें आराम से. सर, इन केस ऑफ पॉजिट्रॉन इमिशन वन प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू वन न्यूट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन. और आपको मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं, आराम से देखिए. इमिटेड पॉजिट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, अगर आउटसाइड द न्यूक्लियस जब बाहर आएगा तो इसका अगर कोलिजन हो जाता है, आप जानते हैं कि आउटसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, केएलएमएन शेल वगैरह आपने सुने हुए हैं. तो अगर ये पॉजिट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन है अगर उससे कोलिजन कर जाता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में कन्वर्ट हो जाता है. पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू टू गामा रेडिएशंस. वो एक्चुअल में एनर्जी बैलेंस से लिखते हैं कि इसमें डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के दो रेडिएशंस निकलते हैं इस तरीके से, राइट. तो ये एक एक्सीलेंट एग्जांपल है जहां पर मास का एनर्जी में कन्वर्जन होता है. तो ये जस्ट नॉलेज के लिए है कि पॉजिट्रॉन जब न्यूक्लियस से एमिट होगा और वो आउटसाइड द न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अगर उनसे उसका कोलिजन हो जाता है तो ये मास सीधा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और गामा रेडिएशंस में वो कन्वर्ट हो जाता है. ओके, सो दिस इज पॉजिट्रॉन इमिशन. नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर. ओके, अब देखिए इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस. ओके, इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस में ये एलिमेंट कोई x है, मींस एलिमेंट x का एक आइसोटोप है जिसमें n/p का रेशियो क्या है, लो है. ये अपने k शेल के अंदर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है उसको कैप्चर कर रहा है और न्यूक्लियर फॉर्म हो रहा है x डबल डैश जिसका एटॉमिक नंबर 1 डिक्रीज हो गया है. ये है हमारा इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस. उसका एक अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखिए, मरकरी 197 Hg80, इसमें n/p का रेशियो कम होता है. इसकी जो स्टेबल आइसोटोप है मरकरी के वो इसके मास नंबर 197 से ज्यादा पर स्टेबल है. 197 Hg80 में अपने स्टेबल आइसोटोप जो मरकरी के जिसमें मास नंबर 197 से ज्यादा होता है जो स्टेबल है उसके कंपैरिजन में 197 Hg80 में n/p का रेशियो लो माना जाता है या होता है. ओके, ये अपने k शेल के अंदर प्रेजेंट एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है और एटॉमिक नंबर 1 डिक्रीज होकर ये गोल्ड के अंदर कन्वर्ट होता है. वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, मर्करी इज कन्वर्टिंग इनटू गोल्ड. सुपर. तो इसमें एक्चुअल में एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस और देखने को मिलता है, वो मैं बताता हूं, वो है एक्सरे इमिशन. उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा. उसके अलावा आप यहां देखिए कि इस केस में जो आप देख रहे हैं वो ओवरऑल इसमें देखिए एक प्रोटॉन कम हो रहा है. तो पहले जैसा हमारा प्रोसेस था पॉजिट्रॉन इमिशन उससे कुछ डिफरेंट है, लेकिन इस प्रोसेस में भी एक प्रोटॉन के शेल के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन के शेल का होता है. ओके, तो इसको भी आप लिख लें. इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस वन प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन. ओके, लेकिन इस प्रोसेस में डिफरेंस क्या है, न्यूक्लियस के आउटसाइड में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं उसमें जो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था प्रोबेबिलिटी बेसिस पर, वो ये न्यूक्लियस उसको कैप्चर कर लेता है. ओके, और एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है. तो इस प्रोसेस में आपको एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखने को और मिलता है और वो होता है एक्सरे इमिशन. मींस एक्सरे इमिशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस. उसको मैं बेसिक लेवल पर आपको बता रहा हूं. यहां पर देखिए, अब एक सिंपल सा केस देख रहे हैं हम लोग, या इसको समझने की ट्राई कर रहे हैं. केवल ये न्यूक्लियस है, आउटसाइड द न्यूक्लियस के शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. लेकिन आपने अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को समझा होगा तो एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन फिक्स डिस्टेंस पर नहीं होते, ये प्रोबेबिलिटी बेसिस पर आगे पीछे रहते हैं, राइट. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के पास में और दूर में भी हो सकते हैं और के बाद
एल एम एन शेल वगैरह होते हैं, यहां पर हम केवल के और एल शेल बना रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए, राइट। तो यहां पर जो एल शेल है इसके अंदर जो आपके 8 इलेक्ट्रॉन है वो है, और के एल एम एन शेल वगैरह और हैं वो अभी हम नहीं बना रहे हैं, ओके। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस हो रहा है, तो इन दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के क्लोज रिवॉल्व कर रहा होगा या प्रोबेबिलिटी बेसिस पर होगा, वो ये न्यूक्लियस अगर कैप्चर कर लेता है तो उससे क्या होगा, के शेल में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, ओके। और उसकी वजह से के से हायर शेल कौन है, के एल शेल है, तो एल शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी बेसिस पर, ठीक है, प्रेजेंट होगा, जो से क्लोज होगा वो इस पोजीशन को लेने की ट्राई करेगा। क्यों? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन का भी न्यूक्लियस के साथ में अट्रैक्शन है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा या ये आपका कैप्चर हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में मैं मान लेता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी बेसिस पर न्यूक्लियस के थोड़ा क्लोज है उस समय, तो ये यहां से जंप मार जाएगा, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन जंप का एक प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल पर जंप मारेगा, मींस जो इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पर प्रोबेबिलिटी बेसिस पर क्लोज होगा वो इस के शेल के इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लेने की ट्राई करेगा। तो जैसे ही जंप मारेगा तो उस सिचुएशन में जो रेडिएशंस का एमिशन होगा दैट इज कॉल्ड एक्स-रे एमिशन, ओके, एक्स-रे एमिशन। सो एक्स-रे एमिशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस, ठीक है। तो आपको ये दोनों जो केस हैं, पॉजिट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अगर एग्जाम में हमें वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हैं तो उस सिचुएशन में n/p का रेशियो अगर लो होगा तो इन दोनों में से कोई सा भी एक प्रोसेस हो सकता है, ओके। और अगर सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम है तो ऑप्शंस में आपको इन दोनों में से एक ही देखने को मिलेगा, दोनों नहीं होंगे एक साथ, राइट। क्योंकि n/p का रेशियो लो होने पर इन दोनों में से कोई भी एक प्रोसेस हो सकता है, आइदर पॉजिट्रॉन एमिशन और इलेक्ट्रॉन कैप्चर, फाइन। तो हमारे अल्फा बीटा एमिशन, गामा रेडिएशंस का एमिशन हमने कवर कर लिया, और पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस भी कवर कर लिया, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आराम से देख लें, केसेस को न रटें, उसकी बजाय प्रोसेस के रिप्रेजेंटेशन को देखें, और ये जरूर चेक करें कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। जनरल कंडीशन बिल्कुल याद करें, आप इफेक्ट को याद करें, ठीक है। थैंक यू।